धनखड़। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके ने उत्तर भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। यहां पर मंत्री ने कहा है कि उत्तर से आए लोग तमिलनाडु में मेज साफ करने आ रहे हैं और उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि यहां निर्माण मजदूर पानी पूरी बेचने वाले के रूप में काम करने आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने केवल हिंदी सीखी है। ये भी कहा कि हमारे बच्चे विदेश गए हैं क्योंकि हम 2 भाषा नीति का पालन करते हैं और उन्होंने अंग्रेजी अच्छी तरह से सीखी है। वे विदेश जा रहे हैं और करोड़ों कमाने के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका, लंदन में पहुंच रहे हैं। एमआरके ने कहा कि उत्तर से आए लोग जिन्होंने केवल हिंदी सीखी है, दक्षिणी राज्य में रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं और वे यहां पर निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तर भारतीय लोग पानी पूरी बेचने आते हैं। इस बयान को लेकर सियासी बवाल अब मच गया है। जिस तरीके से बयान मंत्री ने दिया है उसके बाद जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान पर कटाक्ष कर रही है और सियासी बयान ये बन गया है जिस पर सियासी बवाल भी अब खड़ा हो गया है। பெருந்திரளாக தாய்மார்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள். நம்முடைய முதலமைச்சர் சொல்ல போனால் இங்கே அண்ணா சுந்தர் சொன்னார், வடக்கே வாழ்கிற அண்ணா சொன்னார், வடக்கே வாழ்கிறது தெற்கே தேயுதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வடக்கே நம்முடைய ஆட்சிகள் வந்த காரணத்தால் தான், திமுக ஆட்சி வந்த காரணத்தால் தான் தெற்கே வாழ்கிறது வடக்கே தேய்கிறது. வடக்கா உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான். இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க. வடக்கே உள்ளவன் வந்து இங்கே இப்போ வந்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான். நம்ம நாட்டு பசங்களை எங்கே போயிருக்காங்க? வெளிநாடுக்கு போயிருக்காங்க. पनीरसेल्वम के बयान पर बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने चारों तरफ से हमला बोल दिया है। बीजेपी ने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और संसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। डीएमके, ये सपा, ये बसपा, माकपा, बकपा, कांग्रेस, आप ये जितने दल है ना, ये केवल विघटन की और अलगाव की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को आप पानी पूरी बेचने वाला। अरे अगर पानी पूरी बेचना तो अपराध किया है क्या भाई? मेहनत करके खाते हैं, स्वाभिमान के साथ खाते हैं, लेकिन आप दक्षिण और उत्तर भारतीय में आप विवाद नहीं करा सकते हो। ये सब मिलकर देश का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। अब बनारस में आओ, देखो आके तमिल संगम हो रहा है। तेलुगु भाषा हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। ये हमारे वहाँ कन्नड़ और बंगाली और मलयालम और तेलुगु, तमिल ये सम्मान के साथ देखे जाते हैं। आप हमारे वहाँ तमिल और उत्तर भारतीय नहीं किया जाता है। आप उत्तर भारतीय और तमिल इसलिए कर रहे हो, चुनाव आ रहा है और अलगाव करके आप चुनाव जीतना चाहते हो, अब नहीं जीतने वाले हो। उत्तर भारत के लोग जहाँ भी गए हैं देश में, वहाँ की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उत्तर भारत के लोग, खास करके यूपी बिहार के लोग जहाँ भी गए वहाँ जा करके काम करके अपना जगह बनाया। और मैं दक्षिण भारत के लोग भी या देश के अन्य लोग भी दुनिया में काम करने नहीं जाता है। पंजाब के लोग नहीं जाता है, केरल के लोग नहीं जाता है, देश के अन्य लोग भी अलग अलग जगह में दुनिया में जाके काम करते हैं। और हमारा संविधान क्या कहता है? इस संविधान का किताब लेके कांग्रेस के नेता घूमते हैं। उन्हीं का गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन, जो डीएमके ने कहा है। तो कांग्रेस को बताना चाहिए, संविधान कहता है कि देश में कहीं जा सकते हैं,
कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं देश के किसी भी कोने में। और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और खास करके कांग्रेस की भावना हमेशा यूपी बिहार के लोगों के प्रति सेकंड रेट सिटीजन की रही है। ये उनकी अपनी मानसिकता हो सकती है। हिंदुस्तान की स्वस्थ परंपरा रही है कि प्रत्येक भारतीय एक दूसरे का सम्मान करता है और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करता है। यही लोकतंत्र का मूल है। मैं उनके इस प्रकार के ओछे बयानों की कड़ी भत्सना करता हूँ। डीएमके केवल एक ही भाषा जानती है कि किसी तरह से विवाद पैदा करो और विवाद पर रोटियां सेक कर वोट लो। जिस प्रकार से तमिल काशी संगमम में तमिलनाडु के सारे हमारे भाई बहन बुजुर्ग बनारस आते हैं, एक दूसरे से हमारा जो सांस्कृतिक संबंध है, सब कुछ है, एक देश में सब प्रेम व्यवहार से रहते हैं। डीएमके शुरू से विभाजनकारी कार्य ही करती है। कभी श्रीलंका के नाम पर विभाजनकारी कार्य करती है और कभी उत्तर और दक्षिण, कभी भाषा को लेकर विवाद पैदा करती है। उससे उन्हें न वोट मिलेगा और इस बार उनका सफाया तय है। तमिलनाडु के माननीय मंत्री जी, बिहार ज्ञान की भूमि है। उत्तर भारत के लोग या देश के किसी भी हिस्से के लोग इस देश पर बोझ नहीं हैं, बोझ उठाने वाले लोग हैं। विधानसभा चुनाव में अपनी उपलब्धियों पर मत मांग नहीं रहे हैं। अब तो विधानसभा का सत्र बिहार में चल रहा है, तो हमारी उम्मीद है कि तमिलनाडु के माननीय मंत्री ने जिस ढंग से उत्तर भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से जलील किया, जिस बिहार और उत्तर प्रदेश ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में देश के अंदर शानदार मुकाम हासिल किया है, तमिलनाडु में विभिन्न पुलिस महकमे में आईपीएस और आईएएस भरे पड़े हैं, और उस बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी टिप्पणी करने के समय तो अब तेजस्वी यादव जी गेंद आपके पाले में है, कांग्रेस के पाले में है, सीपीएम के पाले में है, सीपीआई के माले के पाले में है। जिनकी सदस्य संख्या सदन में है, उनको अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो वहाँ के जो मिनिस्टर का, जो डीएमके के मिनिस्टर है, स्टालिन के सरकार में है, उन्होंने जो टिप्पणी की है ये अपमानजनक है, संविधान का अपमान करने वाली है और गरीब लोगों का अवमान करने वाली है। मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लोग पानी पूरी बेचते हैं और टेबल साफ करते हैं, इसी तरह की भूमिका रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि स्टालिन जी ने उनको समझ देना चाहिए, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें बुराई क्या, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरे यहाँ तो तमिलियन बहुत मजदूरी करते हैं। मेरे यहाँ कहिए तो मैं नाम और उनका डिटेल भी भेज दूँ, तो क्या उनकी इज्जत न करूँ? मैं काम कोई भी इज्जत करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। तो जो सच बोला है, हाँ एकदम सच बोला है। आप चले जाइए लेबर कॉलोनियों में, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1% लोग अच्छे काम में है, 99% तो आप दोयम दर्जे नागरिकता, भारत के नागरिक होते हुए भी हम लोग उससे भी नीचे की नागरिकता में हम लोग शामिल हैं। और हमारे लिए 16.5 लाख करोड़ का बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसका 75% चला गया गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम भारत को। और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा का रुख करेंगे। रजनीश, देखिए एक बयान, जिस बयान में भाषा और साथ ही साथ 2 गुट और इसी के साथ बवाल पूरा मचा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है एक बयान के बाद कई खेमे जो हैं खासे नाराज हैं। कब तक ये घमासान जो है यूं ही चलता रहेगा? अब इस बयान पर या कोई माफ़ी मांगने को लेकर यहाँ जो है बोला जाएगा, माफ़ी के बाद इसको थमता हुआ देखा जाएगा, या भाषा का विवाद जो पहले से ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता आया है वो यहाँ से बढ़ता चला जाएगा? देखिए पिंकी, जिस तरीके से भाषाई विवाद हमारे देश में अमूमन चुनाव के वक्त कई राज्यों में देखने को मिलते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए इसी तरीके का विवाद हुआ था, हिंदी और गैर हिंदी भाषी, मराठी और हिंदी भाषी, और इसको लेकर चुनाव में जिन लोगों ने उत्तर भारतीयों को और हिंदी भाषियों को अलग करने की कोशिश की थी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था।
तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, पनीर सेल्वम जो वहां के मंत्री हैं, कृषि मंत्री, जिस तरीके की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जो उत्तर भारतीय होते हैं उन्हें सिर्फ हिंदी बोलनी आती है और इसलिए वो पानी पूरी बेचते हैं, इमारत में काम करते हैं, टेबल साफ करते हैं होटल में, कहीं ना कहीं ये बात जो है वो हिंदी भाषियों को खासा और खास करके उत्तर भारतीयों को परेशान कर रही है। क्योंकि कुछ बड़ा शहर जब भी बन रहा है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी, कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी, उसमें देश के हर हिस्से से आने वाले लोगों का योगदान होता है, ये नहीं भूलना चाहिए पनीर सेल्वम को। और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, भले ही डीएमके के नेता बचाव में उतरे हों, लेकिन अब इस बयान को देकर उन्होंने एक बार फिर से भाषाई विवाद खड़ा किया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसमें 3 भाषा वाली पॉलिसी लाई गई थी कि क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी रखा जाए। और आपको याद होगा पिंकी कि 2025 के मार्च में 1 साल पहले इसको लेकर खूब विवाद हुआ था, जब तमिलनाडु में इसका विरोध भी हुआ था कि हम 2 भाषा नीति अपनाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने कहीं न कहीं इशारे में ये भी कहने की कोशिश की है कि जो 3 भाषा की नीति है वो हम नहीं अपनाते, हम 2 भाषा की नीति अपनाते हैं और इसलिए हम ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ के लोग ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, अमेरिका लंदन में नौकरी पा रहे हैं, वो तमिल बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये 2 भाषा और 3 भाषा की नीति को लेकर जो विवाद था, आज से 4-5 साल पहले शुरू हुआ विवाद आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं इशारों में चुनाव के पहले इस बात को भी हवा देने की कोशिश कर रहे थे कृषि मंत्री, लेकिन उत्तर भारतीयों को लेकर जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, इसको लेकर अब सियासत गर्म होगी। तमिलनाडु में चुनाव होने और आप देखिए जो डीएमके के तमाम लीडर्स हैं वो थोड़े बैकफुट पर हैं, वो उनका बचाव भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों की एक बड़ी भूमिका है तमिलनाडु में, चेन्नई में, तमिलनाडु के प्रोग्रेस में। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं वो काफी संयमित बयान देते हैं, उनके बोलने का गलत अर्थ निकाला जाता है। लेकिन उन्होंने जो बोला है बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है पिंकी, और इसको लेकर अब सियासत और तेज होगी। आपने देखा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से तमाम जो नेता हैं इन इलाकों के, वो अब इसको लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं। और खास बात अब ये देखनी होगी कि जो पार्टियां डीएमके के साथ खड़ी हैं वो कैसे इसको ऑफेंड करती हैं या डिफेंड करती हैं। जिस तरीके से आपने देखा बिहार के जो लीडर है जेडीयू के, वो तेजस्वी यादव से जवाब मांग रहे हैं, अब यहाँ कांग्रेस से जवाब मांगा जाएगा, इंडी गठबंधन से जो जुड़े हुए नेता हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा कि उत्तर भारतीयों को भाषा के आधार पर उनको होटल के टेबल साफ करने वाला और इमारत बनाने वाले तक आप सीमित कर रहे हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई काम बुरा होता नहीं है, अगर इमारतें आप जिन इमारतों में बैठ रहे हैं वो इमारत बन रही है तो बनाने वाले में जिनका खून पसीना है उसकी बदौलत ही आप उसमें बड़े बड़े चेंबर्स बना के एसी में बैठ रहे हैं। चाहे वो पानीपुरी की दुकान, हर एक नौकरी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। तो किसी का कोई माखौल उड़ा है ये बिल्कुल गलत है और तमिलनाडु के आने वाले चुनाव में ये एक मुद्दा बनेगा, ये भी तय है पिंकी जी। बिल्कुल ये मुद्दा बनेगा। और इसी के साथ रजनीश, इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो 2 भाषाएं जानते हैं, इंग्लिश पर उनका जोर रहता है, इसलिए वो विदेशों में जाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वहां पर जाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। वही बात मैं पिंकी कह रहा था कि ये 2 भाषा और 3 भाषा की जो नीति है ना, इशारों में पनीर सेल्वम ने उस पर भी निशाना साधा है। 2020 में जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उस वक्त जो शिक्षा मंत्री जो आज भी है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि देखिए 3 भाषा की नीति के जरिए हम लोग होराइजन बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हों, हिंदी भी जाने, अंग्रेजी भी जाने और क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज भी जाने। तमिलनाडु में इस पर बहुत विरोध हुआ था, उनका कहना था कि तमिल और अंग्रेजी के अलावा हिंदी थोपने की कोशिश जबरदस्ती केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। तो पनीर सेल्वम ने जो 2 भाषा नीति, जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, देखिए जब राजनेता शब्दों का चयन करते हैं अदर देन टंग ऑफ स्लिप ऑफ जो टंग होता है, उसके अलावा शब्दों का चयन वो आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को लेकर भी खूब तरीके से करते हैं। तो जो उन्होंने ये कहा कि हम 2 भाषा नीति को सपोर्ट करते हैं और उसके तहत अंग्रेजी और तमिल जानने वाले बच्चे लंदन अमेरिका में करोड़ों कमा रहे हैं, तो एक तरह से उनका ये कहना था कि 3 भाषा नीति का अगर हमने विरोध किया था और 2 भाषा नीति का हमने समर्थन किया था तो वो गलत नहीं था। लेकिन अपनी नीति समर्थन को बताते बताते जिस तरीके से उन्होंने उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा है वो बहुत लोगों को नागवार गुजर रहा है। और जिस तरीके से अब इस पर बयानबाजी शुरू हुई है, अब देखना यह है कि डीएमके और इसको कैसे कन्फ्रंट करती है, पनीर सेल्वम क्या कहते हैं, स्टालिन इसको किस तरीके से डिफेंड करते हैं। तो अभी इस पर राजनीति बहुत होनी है, अभी तो बयान सामने आया है, देखिए आगे आगे क्या होता है पिंकी जी। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ।